तो आज हमें बात करनी है विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए एक प्राथमिक परिपथ की आवश्यकता होती है। हमने बनाई एक बैटरी, एक कुंजी, एक रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक और विभवमापी तार। ये विभवमापी तार है, ये विभवमापी तार ए बी। अब ये प्राथमिक परिपथ का उपयोग क्या महत्व होता है? इस विभवमापी तार में धारा स्थापित करना, विभवमापी तार में धारा स्थापित करना। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये इसमें धारा स्थापित कर दी है। अब यहाँ पे हम दो सेल ले रहे हैं, दो प्राथमिक सेल हैं। तो हमने यहाँ पे दो सेल लिए जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। ये पहला सेल है E1, ये दूसरा सेल है E2। हम पहला सेल जो लेंगे वो लेक्लांशे लेंगे, और दूसरा सेल जो लेंगे वो डेनियल सेल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टू वे की काम में लेंगे। ये इसका X टर्मिनल, ये Y टर्मिनल और ये Z टर्मिनल। यहाँ पे धारामापी और ये जॉकी। ठीक है, सुनिए, इस बात को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेक्लांशे सेल। लेक्लांशे सेल कौन है? हम खुद ही लैब में इस सेल को तैयार करते हैं। ये जो है ये एक प्लास्टिक बॉक्स है। इस प्लास्टिक बॉक्स में हम पहले यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर यहाँ पे एक हम लेते हैं कार्बन रॉड। ये कार्बन रॉड मार्केट में तैयार मिलती है। इस कार्बन रॉड अपने इस सेल के धनाग्र की तरह से व्यवहार करेगी। ठीक है, इसमें क्या रखी गई है? ये कार्बन रॉड है। ठीक है, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज क्लोराइड का पेस्ट भरा गया है, और साथ में इसके अंदर रखी हुई है एक ग्रेफाइट रॉड। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। दूसरा, हमने यहां पे एक जिंक रॉड रखी है। हमारी जिंक रॉड जो है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल और ये कार्बन रॉड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, ये आपका पूरा लेक्लांशे सेल हुआ। लेक्लांशे सेल को एक स्टैंडर्ड सेल यानी कि मानक सेल की तरह से प्रयुक्त करते हैं, और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.125 वोल्ट। ठीक है, दूसरा सेल जो है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल कौन है? एक तांबे का पात्र है। इसको भी हम लोग लैब में ही तैयार करते हैं। दिस इज द कॉपर पॉट, तांबे का पात्र। इसके अंदर हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट का घोल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर रखा जाता है एक पोरस पॉट। इस पोरस पॉट को संरंध्र पात्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरंध्र पात्र यानी कि पोरस पॉट। इसके अंदर बहुत बारीक छिद्र होते हैं जिससे द्रव बाहर नहीं जा सकता, परंतु आयन बाहर और अंदर गति कर सकते हैं। इस पोरस पॉट में हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भरते हैं, और इसके अंदर रखी जाती है एक जिंक रॉड। इसके अंदर रखी जाती है एक जिंक रॉड।
ये जिंक रॉड हमारे सेल के नेगेटिव की भांति व्यवहार करती है, और ये पात्र पे ही हम एक टर्मिनल बना देते हैं, ये पात्र खुद सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, सिंपल मेथड है सेल तैयार करने का। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमेशा 1.08 वोल्ट होता है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो हमने पहला सेल लेक्लांशे लिया है, दूसरा सेल डेनियल लिया है। लेक्लांशे सेल का विद्युत वाहक बल 1.125, डेनियल सेल का 1.08, यानी कि इन दोनों सेलों का अगर विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करें तो वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, और हमें इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, यानी कि इनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे हमारी बात आती है इसके कार्यकारी सिद्धांत की। देखो जी, मैं क्या करता हूं, यहां पर इस x और y को कनेक्ट कर देता हूं। हमारे पास एक टू वे की होती है, इस तरह की टू वे की होती है, राइट। इस टू वे की में एक टर्मिनल x है, एक y है और एक z है। आपके पास x और y के बीच में डॉट अगर आप लगा दें, हमारे पास ये डॉट है, ये डॉट अगर हम इसमें लगा दें तो क्या होगा, x और y कनेक्ट हो जाएगा। इस डॉट को यहां से निकाल के यहां लगा दें तो y और z कनेक्ट हो जाएगा। हमें x y z तीनों एक साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने x और y के बीच में डॉट लगाकर इसको कनेक्ट कर दिया, और अब हम यहां पर इस विभव मापी की जॉकी द्वारा पहले यहां टच करके देखा तो विक्षेप धारा मापी में एक तरफ आना चाहिए, यहां टच करके देखा तो विक्षेप दूसरी तरफ आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पे स्पर्श करने पर धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाना चाहिए। माना कि ये वो बिंदु है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, L1। इसकी विभव प्रवणता यानी कि एकांक लंबाई पर विभव कितना है, x। तो L1 लंबाई पे विभव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x L1, जो कि सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा शून्य विक्षेप की स्थिति में। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं इस x और y का को डिस्कनेक्ट करके y और z को कनेक्ट कर देता हूं, कैसे, डॉट लगाकर, राइट। अब क्योंकि y और z कनेक्टेड है तो इस सेल E2 के लिए, डेनियल सेल के लिए यहां पे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करेंगे, और शून्य विक्षेप की स्थिति में इस E2 सेल का विद्युत वाहक बल इस विभवमापी तार पर विभव प्रवणता के विभव पतन के बराबर होगा। विभव पतन कितना होगा, माना कि मुझे यहां पे संतुलन लंबाई प्राप्त हुई यहां पर। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि डेनियल सेल के लिए संतुलन लंबाई हमेशा कम प्राप्त होगी, जबकि लेक्लांशियन सेल के लिए संतुलन लंबाई हमेशा अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि इन दोनों, इसका विद्युत वाहक बल अधिक है, इसका विद्युत वाहक बल कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरे सेल E2 के लिए विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, उसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, XL2 के बराबर। अगर दोनों को भाग दिया जाए तो आपके पास आएगा E1 अपॉन E2 बराबर XL1 अपॉन XL2। एक से x को कैंसिल किया तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ये आपके पास प्रथम प्रेक्षण प्राप्त हो गया। ये दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करना है, मेरी बात सुनिए। हमें इस प्रयोग में कुल 5 प्रेक्षण लेने हैं, और 5 प्रेक्षण लेने के लिए क्या करना है, आपको इस विभवमापी तार की अगर विभव प्रवणता परिवर्तित कर दे तो संतुलन लंबाई भी परिवर्तित हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, रियोस्टेट की पोजीशन चेंज कर दें। रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करिए तो इस विभवमापी तार में धारा का मान परिवर्तित होगा, धारा का मान परिवर्तित होगा तो इसके सिरों पर विभवांतर परिवर्तित होगा, और विभवांतर परिवर्तित होगा तो प्रति एकांक लंबाई पर विभव अर्थात विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इसकी रियोस्टेट की पोजीशन चेंज की, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता x का मान परिवर्तित हो गया। अब दोनों सेलों के लिए पहले x y को जोड़कर L1 संतुलन लंबाई, फिर y z को जोड़कर E2 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे, और फिर से इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके इस तरह से हम लोग कुल 5 प्रेक्षण ज्ञात करेंगे, और विद्युत वाहक बलों के अनुपात के 5 मान ज्ञात करेंगे, और उनका माध्य निकाल के हम परिणाम लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अब इस प्रयोग को हम लोग करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस परिपथ के अनुसार यहाँ पे परिपथ को व्यवस्थित करेंगे। ठीक है जी,
ये हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी में आप आवश्यकता के हिसाब से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। आप इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं 2 वोल्ट के बजाय 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है, पर हमें क्योंकि विभवमापी का प्रयोग करना है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित काम में लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको 4 वोल्ट तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है जी, अब हम आगे की बात करें तो अब हम इसमें इसको विभवमापी को जोड़ने वाले हैं। विभवमापी को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हम इसको एक विभवमापी का देखिए, विभवमापी को देखिए आप, ये पूरा 10 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर ये ऐसे गया घूमकर वापस ये एक आया 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, ऐसे कुल मिला के 10 तार लगे हुए, यानी कि 10 मीटर लंबा तार है विभवमापी तार। इसके एक टर्मिनल को ए और इसके एक टर्मिनल को बी मान लेते हैं। किसी को भी आप ए और बी मान सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं सबसे पहले बैटरी के धनाग्र से इसके टर्मिनल ए को जोड़ देता हूं, जैसा कि परिपथ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी तक बैटरी के धनाग्र से इस विभवमापी के ए सिरे को जोड़ दिया है। ठीक है, अब अपन आगे चित्र के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे को बैटरी के ऋणाग्र को एक कुंजी से जोड़ना है, कुंजी को मुझे रियोस्टेट से जोड़ना है। मैंने कुंजी को रियोस्टेट से जोड़ा, रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। और अब रियोस्टेट के दूसरे सिरे को मुझे विभवमापी तार से जोड़ना है। तो यहाँ पे तार थोड़ा लंबा चाहिएगा, हमारे पास अभी इतना लंबा तार नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, बीच में एक जॉइंट दे दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने विभवमापी के ए सिरे से इस तार को जोड़ दिया है। परिपथ पूरी तरह से टाइट कर लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं लूज रहेगा तो फिर आपके परीक्षण पूरे सही नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो देखिए मैं वापस आपको दिखाता हूँ बैटरी के धनाग्र से विभवमापी तार को, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बैटरी के ऋणाग्र से पहले कुंजी के धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक को वापस बैटरी के बी सिरे से। ठीक है जी, अब हमें बारी आ रही है कि हम इन दोनों विद्युत सेलों को जोड़ा जाए। सेलों को जोड़ने के लिए हमें ए से, आप ध्यान दें, परिपथ में सभी जितनी भी युक्तियां जोड़ी गई हैं उन सभी युक्तियों के धनाग्र को ए सिरे पे जोड़ा गया है। अब आप याद करें, मुझे बताएं कि ये लैक्लांशियन सेल है, प्लास्टिक का डब्बा, तो इसका धनाग्र कौन सा है, ये कार्बन रॉड। ये डेनियल सेल है, तांबे का डब्बा, जिसका धनाग्र कौन है, खुद पात्र, यानी पात्र पे एक स्क्रू पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम दोनों के धनाग्र को बैटरी के मतलब इसके विभवमापी के ए सिरे से जोड़ देते हैं। राइट, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको जोड़ा, उसको ढंग से टाइट कर दिया। ढंग से टाइट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रेक्षण सही नहीं आएंगे। मैंने इसको ढंग से टाइट कर दिया है। और इसको यहाँ पे जोड़ना है। इसी तरह से इस डेनियल सेल के धनाग्र को भी जोड़ना है। क्योंकि इसका स्क्रू ढीला था तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके होल में इस तार को डायरेक्ट ही कनेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही पूरा टाइट कर रहा हूँ। ये डेनियल सेल का धनाग्र मैंने ले लिया और इसको भी यहाँ पे ए सिरे पे जोड़ना है। तो ये 2 तार और एक ये जो बैटरी के धनाग्र को जोड़ा था, प्राथमिक परिपथ की बैटरी के धनाग्र को, तीनों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ जिससे कि प्रेक्षण सही आए। देखिए ये मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सही तरीके से टाइट कर दिया मैंने। अब दोनों के ऋणाग्र मुझे जोड़ने हैं ये 2 वे की पर। देखिए ये लैक्लांशियन सेल का ऋणाग्र है जिसको मैं एक सिरे पर, एक टर्मिनल पे, और एक इसका ऋणाग्र और लेना है मुझे, ये डेनियल सेल का ऋणाग्र, डेनियल सेल का ऋणाग्र,
एक को मैं इस टू वे की के एक सिरे पर, दूसरे को दूसरे सिरे पे जोड़ूंगा, ठीक है। ये लैक्लांचे सेल का धनाग्र जो मैंने यहाँ पे कंसिडाइट कर दिया है, देखिए आप, और ये डेनियल सेल का ऋणाग्र, ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है जी। टू वे की के वाई टर्मिनल को, यानी कि बीच वाले टर्मिनल को धारामापी से जोड़ते हैं, और फिर धारामापी को हम जॉकी से जोड़ेंगे। हाँ जी, ये हमने जोड़ दिया है। मैंने द्वितीयक परिपथ चेक कर लिया है। द्वितीयक परिपथ में इन दोनों में से किसी भी एक कुंजी पे डॉट लगाकर विक्षेप लेने पर मेरे पास विभवमापी, ये धारामापी क्या करता है, विक्षेप दर्शाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। परंतु विक्षेप अभी पूरा एक ही तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिर्फ द्वितीय परिपथ के विद्युत वाहक बल ही काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल अभी काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले बैटरी को ऑन कर लेते हैं और ये प्राथमिक परिपथ वाली कुंजी को जोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब जरा चेक करें, अभी भी हमारे पास विक्षेप एक ही तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मैं जब ए सिरे पर स्पर्श कर रहा हूँ तो धारामापी विक्षेप एक तरफ आ रहा है। जब बी सिरे पे स्पर्श कर रहा हूँ तो विक्षेप दूसरी तरफ आ रहा है। एक तरफ स्पर्श किया, एक तरफ विक्षेप आ रहा है, दूसरी तरफ स्पर्श किया, दूसरी तरफ विक्षेप आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा परिपथ पूरी तरह से सही जमा हुआ है। अब हमने, क्योंकि ये लैक्लांचे सेल के लिए जोड़ा है, तो हम इसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। देखिए, विक्षेप एक तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ, एक तरफ, अभी तक विक्षेप निरंतर एक तरफ आ रहा है। अब देखिए, ये आपको बस शून्य विक्षेप बिंदु आ गया है। ये शून्य विक्षेप वाला बिंदु देखो, एक तरफ विक्षेप, ये दूसरी तरफ विक्षेप, और यहाँ पे एक तार पे ये शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो रहा है। और ये शून्य विक्षेप बिंदु मुझे कौन से तार पे मिला है? 9वें तार पर, ठीक है। 9वें तार पे मुझे शून्य विक्षेप बिंदु मिला है, इस तरफ से 17 सेंटीमीटर पर, ठीक है। 17 सेंटीमीटर पर हमें ये विक्षेप प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसकी संतुलन लंबाई कैसे लेनी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये तार उस तरफ जा रहा है 1, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर उधर से आया 4 मीटर, इधर से गया 5 मीटर, उधर से आया 6 मीटर, इधर से गया 7 मीटर, उधर से गया 8 मीटर, इधर से आया 9 मीटर। यानी कि 9वें तार पे 8 मीटर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 9वें तार पे हमें 17 सेंटीमीटर पे शून्य विक्षेप बिंदु मिला था। यानी कि इसका प्रेक्षण कितना हो गया? 817 सेंटीमीटर। 817 सेंटीमीटर पे संतुलन बिंदु हमें प्राप्त हुआ है। किसके लिए? लैक्लांचे सेल के लिए। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्रेक्षण लिख लेता हूँ। 817 सेंटीमीटर पे मुझे पहला शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। किसके लिए? लैक्लांचे सेल के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब इस जॉकी को डेनियल सेल के लिए कनेक्ट करते हैं। वाई और जेड के बीच में कनेक्ट कर दिया गया है, और अब हम शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करेंगे। पहले देखते हैं कि दोनों तरफ विक्षेप आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, दोनों तरफ विक्षेप आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। अब तीसरे तार पे भी उसी तरफ, चौथे तार पे भी उसी तरफ, पांचवें तार पे भी उसी तरफ, छठे तार पे भी, छठे तार पे हमें असंतुलन बिंदु मिलने की संभावना होगी। एक्चुअल में छठे तार पे हमें संतुलन बिंदु मिल ही गया है।
राइट। अब छठा तार की अगर बात करें, पहला तार उधर जा रहा है तो पांचवा तार भी उधर जाएगा, छठा तार उधर से आएगा, ठीक। यानी कि ये संतुलन बिंदु जो मुझे मिला है, ये मिला है 86 सेंटीमीटर पे। देखिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है जी, 86 सेंटीमीटर पे मुझे संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ है। तो यानी कि 586 सेंटीमीटर मेरे पास इसका 586 सेंटीमीटर पर मुझे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे पास पहला प्रेक्षण हो गया है। इससे हम लोग सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकाल लेंगे। E1 बराबर E2 बराबर L1 बटा E1 बटा E2 इक्वल्स टू L1 बटा L2 से, ठीक है जी। अब हमने क्या कहा था आपको कि रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके दूसरा प्रेक्षण ज्ञात करना है। तो रियोस्टेट की पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूं। जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ेगी तो इसमें विभव प्रवणता भी बढ़ेगी, विभव प्रवणता बढ़ेगी तो संतुलन लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा से पहले लेक्लांशिय सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। इस प्रयोग को करते हुए फिर बीच में मैं एक बार लेक्लांशिय सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेता हूँ कि ये दोनों सही विद्युत वाहक बल दर्शा रहे हैं या नहीं। देखिए ये वोल्टमीटर का धनाग्र है, इसको मैंने धनाग्र पर स्पर्श किया, और ये ऋणाग्र है। ये विद्युत वाहक बल पूरा वास्तविक विद्युत वाहक बल नहीं दर्शा रहा है, लगभग 1 वोल्ट के आसपास दर्शा रहा है, ठीक है जी। इस तरह से डीडीएल सेल का अगर विद्युत वाहक बल चेक करना चाहें तो ये धनाग्र है और ये इसका ऋणाग्र है। ये भी 1 वोल्ट से कुछ कम दर्शा रहा है। दोनों के दोनों अपने वास्तविक विद्युत वाहक बल अभी नहीं दर्शा रहे हैं। क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, इसका कारण जानना बहुत मुश्किल काम है, परंतु हो सकता है डीडीएल सेल के वो पूरा ढंग से साफ नहीं किया गया, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। खैर अभी हम इनको नेक्स्ट प्रेक्षण यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट प्रेक्षण मैंने यहाँ पे डॉट को लेक्लांशिय सेल के लिए कनेक्ट कर दिया है। ये प्रेक्षण एक तरफ, ये प्रेक्षण दूसरी तरफ, यानी कि एक दूसरे तार पे भी उसी तरफ, तीसरे तार पे भी उसी तरफ, चौथे पे भी उसी तरफ, पांचवे भी उसी तरफ, छठे पे अब विक्षेप घटना शुरू हो गया है। छठा तार पूरा हो गया है परंतु प्रेक्षण उसी तरफ है, सातवें पे भी उसी तरफ है। जैसे जैसे हम दूसरी ओर बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये सातवें तार पे हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो गया है। सातवां तार पहला उधर से जा रहा है तो सातवां तार भी इधर से आ रहा है, यानी कि 600 और कुछ सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है 85 और 86 सेंटीमीटर के बीच में, 85.5 सेंटीमीटर। देखिए क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसका पाठ्यांक ले रहे हैं डीनियल सेल के लिए, लेक्लांशिय सेल के लिए, लेक्लांशिय सेल के लिए 685.5 सेंटीमीटर। और अब हमें डेनियल के लिए क्या करना है, शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करना है। डेनियल के लिए हमने यहाँ पे जॉकी को y और z के बीच में फिर से कनेक्ट कर दिया है। विक्षेप एक तरफ, दूसरी तरफ, पहले पे उसी तरफ, दूसरे पे विक्षेप उसी तरफ, तीसरे पे विक्षेप उसी तरफ, चौथे पे विक्षेप उसी तरफ, पांचवे पे विक्षेप उसी तरफ, छठे पे दूसरी तरफ हो गया। यानी कि पांचवे पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें पांचवें तार पे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। पहला उधर जा रहा है, तीसरा उधर जा रहा है, पांचवा भी इधर आ रहा है, यानी कि 400 और कुछ सेंटीमीटर में प्रेक्षण प्राप्त होगा। और कितना है ये यहाँ पर प्रेक्षण हमें प्राप्त हो रहा है 93 सेंटीमीटर पे। आप देखें 93 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया 493। ये हमारे पास आया 493 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हम एक बार फिर से लेते हैं। मैं रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। पहला तार पे विक्षेप इस तरफ, दूसरे पे इस तरफ, तीसरे पे इस तरफ, चौथे पे इस तरफ, पांचवे पे इस तरफ, छठे पे बदल गया है। देखिए छठा तार उधर से आ रहा है, ठीक है जी। छठा तार उधर से आ रहा है, इसका मतलब हो गया
500 कुछ सेंटीमीटर मुझे इसकी संतुलन लंबाई प्राप्त होगी, और 500 कितने सेंटीमीटर पे प्राप्त हुआ है, 560 सेंटीमीटर पे मुझे ये शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है, देखिए आप। ठीक है जी, ये इधर वाला 40 है, उधर वाला 60 है, तो 560 उधर से आने वाले तार के लिए। ठीक है, तो 560 सेंटीमीटर हम इसका संतुलन लंबाई लिखते हैं, 560 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल के लिए इसको पहले हम डॉट को यहाँ से निकालकर और y और z के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम पहला विक्षेप इधर, दूसरा विक्षेप इधर, तीसरे तार पर उसी तरफ, चौथे तार पर इधर है पर थोड़ा विक्षेप कम आ रहा है, चौथे तार हमने कंप्लीट कर लिया है पर शून्य विक्षेप नहीं आ रहा है। पांचवें तार पर आगे बढ़ते हैं, ये पांचवें तार पर हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। पांचवें तार पर कितने सेंटीमीटर पर प्राप्त हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो विक्षेप पाठ्यांक प्राप्त हुआ है, संतुलन लंबाई प्राप्त हुई है 403 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, अगले प्रेक्षण के लिए रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करते हैं। प्रेक्षण उसी तरफ आ रहा है, दूसरे पे भी उसी तरफ, तीसरे तार पे भी उसी तरफ, पांचवें भी विक्षेप उसी तरफ आ रहा है। पांचवें तार पर आगे बढ़ने पर विक्षेप लगातार घट रहा है, हमें पांचवें तार पे शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त नहीं हुआ है। छठे पे चलते हैं, और ये छठे तार पे हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हुई है 6 सेंटीमीटर। कौन से तार पे प्राप्त हुई है, छठे तार पे, यानी कि 5 तार पूरे हो गए तो रीडिंग हो गई 506 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम डेनियल सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। राइट, तो तीसरे तार पे विक्षेप इधर आ रहा है और चौथे तार पे विक्षेप दूसरी तरफ आ रहा है। चौथे तार पे उधर से आ रहा है, इसलिए हम इस तरफ चलते हैं, ये हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो गया। 3 तार कंप्लीट हो गए और शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ है चौथे तार पे, तो ये हो गया 370 सेंटीमीटर। 370 सेंटीमीटर पे हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ है। बाकी प्रेक्षण हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये मैंने x और y के मध्य कुंजी को लगाया। ठीक है, पहले तार पे विक्षेप राइट हैंड साइड पे, दूसरे तार पे भी विक्षेप राइट हैंड साइड पे। ये हम पांचवें प्रेक्षण ले रहे हैं। पांचवें प्रेक्षण में लेक्लांशियर सेल के लिए संतुलन लंबाई, तीसरे तार पे भी विक्षेप दाईं ओर है, चौथे पे भी दाईं ओर है, परंतु बहुत कम आ रहा है। चौथे को आगे बढ़ाते हैं, अभी चौथे पे शून्य नहीं हुआ, पांचवें पे आगे बढ़ते हैं। पांचवें पे हमारे पास विक्षेप, देखिए शून्य विक्षेप बिंदु में यहाँ प्राप्त हो रहा है, हाँ जी, इस बिंदु पर पांचवें तार पे 45 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया 445 सेंटीमीटर। शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ हमें 445 सेंटीमीटर। और डेनियल सेल के लिए शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा कहाँ, ये देखिए, पहले तार पे राइट हैंड साइड, दूसरे तार पे विक्षेप राइट हैंड साइड, तीसरे तार पे विक्षेप राइट हैंड साइड, चौथे तार पे लेफ्ट में गया। ठीक है, तीसरे पे राइट में था, चौथे पे लेफ्ट में गया, तीसरे पे आगे बढ़ते हैं, हमें शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होने की संभावना है। देखिए कम हुआ है विक्षेप, चौथे पे आगे बढ़ते हैं, ये शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हो रहा है चौथे तार पे। चौथा तार उस तरफ से आ रहा है, इसलिए हमने, और ये उस तरफ से कितने सेंटीमीटर पे आ रहा है, 24 सेंटीमीटर पे। 24 सेंटीमीटर पे, तो हमारे पास ये हो गया 324 सेंटीमीटर इसकी संतुलन लंबाई प्राप्त हुई। ठीक है, तो हमें जो मान प्राप्त हुए हैं इसकी संतुलन लंबाई के लिए, मैं टेबल एक बार बोर्ड पे बना लेता हूँ, फिर इसके हिसाब से रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। E1 के लिए संतुलन लंबाई, E2 के लिए
संतुलन लंबाई। हाँ जी, तो हमारे पास पहला प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ था, 817 सेंटीमीटर और लेट देने 586 सेंटीमीटर। दूसरा प्रेक्षण प्राप्त हुआ था 685.5 सेंटीमीटर, 493 सेंटीमीटर। तीसरा प्रेक्षण हमें प्राप्त हुआ था 560 सेंटीमीटर, 403 सेंटीमीटर। चौथा प्रेक्षण हमें प्राप्त हुआ 506 सेंटीमीटर, 370 सेंटीमीटर। और पांचवा प्रेक्षण हमें प्राप्त हुआ है 445 सेंटीमीटर और 324 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 का मान ज्ञात करना है। इसमें आप इसका भाग देकर मान ज्ञात कर सकते हैं और इन मानों को का फिर आप क्या निकालेंगे, माध्यमान। जो माध्यमान निकालेंगे वो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। ठीक है जी।